हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जून के मंथली क्विज डिस्कशन में। अगर हम बात करें, अभी तक हमने एक 1 टू लेकर 35 तक क्वेश्चन तक सोल्व किया है। अब हम आगे के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, जो ब्रीफ रिपोर्ट है उसके बारे में है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट जो है बेसिकली वर्ल्ड बैंक निकालता है। अगर हम इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इस रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि जो रेमिटेंस है उसके बारे में बताया जाता है। दिस रिपोर्ट इज पब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक इज द करेक्ट आंसर। और स्पेशल इस रिपोर्ट के अंदर जो माइग्रेशन एंड रेमिटेंस के बारे में जानकारी दी जाती है कि इंडिया का कोई सिटीजन दूसरे कंट्री के अंदर जाके रह रहा है और वहाँ से जो पैसा इंडिया के अंदर जो सेंड कर रहा है उनको रेमिटेंस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात है कि इंडिया लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्री है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ये बात इसी रिपोर्ट से पता लगा है हमको। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसी से ही, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट से। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर जो रेमिटेंस आता है वो हायर देन द इंडिया रिसीव हायर रेमिटेंस देन द एफडीआई। अगर अब एफडीआई से ज़्यादा इंडिया रेमिटेंस रिसीव करता है, ये भी एक सही बात है। और जो रेमिटेंस जो रिसीव किया जाता है, जो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उससे मोर स्टेबल होता है। इसके लिए अगर इसमें इनकरेक्ट क्वेश्चंस की बात की है तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, कि नन, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डांस और स्टेट्स के पेयर के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन बताया गया है वो बताया गया है कालबेलिया डांस, जो राजस्थान में किया जाता है। इसके एक वेरी फेमस डांसर हैं गुलाबो सपेरा। तो अगर आपने उनके बारे में रीड नहीं किया है तो आपने देखा, शायद उनको आपको रीड करना चाहिए। इसके अलावा गुलाबो सपेरा के बारे में उनको पद्मश्री भी दिया गया है भारतीय सरकार के द्वारा। मांडो डांस की अगर हम बात करें तो गोवा का एक डांस है। इसके अलावा लावनी भी जो महाराष्ट्र का डांस है। तो 3 पेयर्स करेक्टली मैच हैं, तो ऑल 3 आर द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द अंकुरिति। अंकुरिति एक जो इनिशिएटिव लिया गया था बार्क के द्वारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो इंडिया में एटॉमिक पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनसे रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसी के अंदर लिया गया था। एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्रीज करने के लिए ये इनिशिएटिव है अंकुरिति। अक्रूति इनिशिएटिव है। अक्रूति इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो एडवांस नॉलेज एंड रूरल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है ये। रूरल के अंदर टेक्नोलॉजी, तो रूरल के अंदर जॉब क्रिएशन या एंटरप्राइज क्रिएशन से रिलेटेड है। तो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फ्रेंड्स पूछा है कि जो पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर की, उनको कौन से आर्टिकल के थ्रू दिया गया है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 72 एंड इसके अलावा गवर्नर की अगर बात करें तो 161 है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स बात करें ऑप्शन ए की, तो 72 और 191 है। 191 इज नॉट अबाउट द पार्डनिंग। 191 तो स्पेशली हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या इन सब से रिलेटेड है। 105 जो आर्टिकल बताया गया है इट्स अबाउट द जो प्रिविलेज हैं उन सभी से रिलेटेड है। सो इसका राइट आंसर होगा जो 72 और 161 है, डी इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि जो फूड का जो फोर्टिफिकेशन होता है फ्रेंड्स, तो फूड के फोर्टिफिकेशन के लिए बताया गया है कि फूड का फोर्टिफिकेशन बेसिकली होता क्या है। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI है, ये बेसिकली जो फूड का जो फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है इंडिया के अंदर उनको कंडक्ट करता है FSSAI। सो बेसिकली अगर बात करें 2006 के अंदर ये बॉडी है जो एग्जिस्टेंस में आया। अगर हम बात करें फूड फोर्टिफिकेशन की, तो उसके अंदर जो नए विटामिन और मिनरल्स को ऐड किया जाता है कोई भी स्टेबल फूड के अंदर। अगर हम किसी रीजन की अगर हम बात करें, किसी रीजन के अंदर कोई मिनरल या विटामिन का डेफिशिएंसी है, तो वहाँ के जैसे मिड डे मील स्कीम हो गया या कुछ ऐसी स्कीम्स है जिनके थ्रू इन फूड का फोर्टिफिकेशन किया जाता है। और आयरन का कंटेंट अगर इंक्रीज करना है या और भी कोई दूसरे मिनरल्स हैं जिनका कंटेंट को इंक्रीज करना है, तो उससे रिलेटेड ये बेसिकली एक एडिशन होता है विटामिन और मिनरल्स का। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये फूड फोर्टिफिकेशन अल्टर करता है कैरेक्टरिस्टिक को, ओरिजिनल फूड इंक्लूड द चेंज टेस्ट एज वेल एज टेक्सचर। तो फ्रेंड्स सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि जो ओरिजिनल जो टेस्ट है, जो टेक्सचर है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है बेसिकली अगर फूड का फोर्टिफिकेशन किया जाता है। तो बेसिकली इंडिया के अंदर फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड FSSAI है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स।
इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मंकी पॉक्स। तो इसमें बताया गया है कि वायरल जोनेटिक डिजीज़ है। जोनेटिक डिजीज़ मतलब दैट डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम द एनिमल टू ह्यूमन से जो स्प्रेड होता है। इसके अलावा बात करें कि स्मॉल पॉक्स का जब इरेडिकेशन हो गया था तो उसके बाद में ये डिजीज़ का इमरजेंस हुआ था। अगर आप बेसिकली इन डिजीज़ की बात करें तो इसका आउटब्रेक जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहीं पे ही हुआ था स्टार्टिंग में। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप बात करें कि जो जितने भी जो डिजीज़ हैं जैसे इबोला हो गया या और भी कोई डिजीज़ हैं जो लास्ट अगर हम 10 to 20 ईयर्स के अंदर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम डिजीज़ का जो आउटब्रेक है जो स्टार्टिंग फेज में जो आउटब्रेक होता है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ही हुआ करता है। उसके पीछे वहाँ के क्लाइमेट का रीजन है इक्वेटोरियल जो वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट है वेरी ह्यूमिड, तो उसके पीछे उसका एक मेन रीजन है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स अगर आप अफ्रीका के अगर आपने मैप को अगर आपने एटलास में देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि अफ्रीका के मैप के थ्रू जो तीनों जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर है जो पास करती हैं। तो इन मैप को आप प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स इनके और उन कंट्रीज़ को भी एक बार देखना कि कौन से कंट्री से कौन सी जो लाइन है वो क्रॉस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्रोजेक्ट 75 से रिलेटेड है। तो अगर हम प्रोजेक्ट 75 की अगर हम बात करें तो ये इंडिजीनियस सबमरीन से डेवलपमेंट से रिलेटेड था। तो बिल्डिंग ऑफ सबमरीन से रिलेटेड है। अगर हम फ्रेंड्स इसकी बात करें कि 2014-15 के टाइम में इंडिया में एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था कि मेक इन इंडिया। जो भी डिफेंस फोर्सेस का जो इंडिया के अंदर कोई भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाया था लास्ट 60-70 ईयर्स में, तो रिसेंटली जो मेक प्रोजेक्ट 75 है इन सब कुछ प्रोजेक्ट्स का स्टार्टिंग इसीलिए किया गया कि यहाँ पे इंडिजीनियस जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं इनका कंस्ट्रक्शन इंडिजीनियस वे में किया जा सके। तो बिल्डिंग सबमरीन से रिलेटेड है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक प्रोजेक्ट 75 आई भी है जो इसको सुपरसीड कर रहा है प्रोजेक्ट 75 को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट 75 फ्रेंड्स। इसमें जो सबमरीन्स का डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द धाप डांस से रिलेटेड है। अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो धाप डांस है वो वेस्टर्न जो उड़ीसा है जिसका काला हांडी जो एरिया है वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको इसके बारे में पता होना चाहिए धाप डांस के बारे में। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर इसे डांस की अगर हम बात करें तो इसको एक ट्राइब है कांदाज जो ट्राइब है उसी के द्वारा इसको स्पेशली जो परफॉर्म किया जाता है। अगर हम बात करें एरिया की तो वेस्टर्न जो उड़ीसा है उसका एक एरिया है काला हांडी। तो इन्हीं एरियाज़ के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है बेसिकली। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो वोटिंग का एज था जिसको फ्रेंड्स ये मिस प्रिंट हुआ है। वोटिंग का एज है जो 18 कर दिया गया था। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो दिस इज़ द 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो यहाँ पे ये मिस प्रिंट दिया गया है वोटिंग एज के बारे में। तो 61 इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये वोटिंग का एज के अंदर चेंज किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जो लीफ मूवमेंट है LIFE। तो लाइफ मूवमेंट से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली जो इन्वायरमेंट डे आया था 5 जून को उस टाइम इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया। दिस मूवमेंट इज़ बेसिकली अबाउट द इन्वायरमेंट कॉन्शियस लाइफ स्टाइल कि इन्वायरमेंट का आपके लाइफ के रिलेटेड योगदान होना चाहिए। आपकी लाइफ में इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप जो भी एक्टिविटीज़ करो उनको इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ना करनी चाहिए जो इसी से रिलेटेड है। तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया है अभी इन्वायरमेंट डे के ऊपर। अगर फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इस साल जो इन्वायरमेंट डे है उस इन्वायरमेंट डे को होस्ट किसने किया है, उस कंट्री का नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जो टेम्पल्स से रिलेटेड है। तो इसके अंदर बेसिकली टेम्पल्स के बारे में पूछा गया है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स
कोणार्क सन टेम्पल की, तो कोणार्क सन टेम्पल इन द उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें मार्तंडे सन टेम्पल की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। और ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेसिकली 2 डायनेस्टी जो हुआ करती थी, तो उसी में एक डायनेस्टी थी, उसके राजा थे ललित आदित्य मुक्तापिदा। तो उसी डायनेस्टी के राजा ने इनको ललित आदित्य मुक्तापिदा ने इनका कंस्ट्रक्शन करवाया था। इसके अलावा बात करें मोदेरा सन टेम्पल की, ये गुजरात के अंदर है। तो ओनली 1 पेयर इज करेक्टली मैच फ्रेंड्स, ए इज़ द करेक्ट आंसर। कोणार्क अगर सन टेम्पल की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के अंदर है। मोदेरा सन टेम्पल है जो अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो इनके बारे में पूछा गया है कि इनको जो राजा का जो टाइटल था वो विलियम बेंटिक ने दिया था। तो फ्रेंड्स ये इनकरेक्ट है, राजा का जो टाइटल है वो उनको अकबर सेकंड ने दिया था। इसके अलावा बात करें इनको अगेंस्ट द आइडल वर्शिप थे, ये बिल्कुल सही बात है। ड्यू टू इज कैंपेन अगेंस्ट सती का 1828 के अंदर जो लॉ पास हुआ, उस टाइम जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस लॉ को पास किया। तो 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर हम राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय ने कंटिन्यू जो जितने भी सोशल एविल्स हैं उनके खिलाफ में आवाज़ उठाई इंडिया में जो सोशल रिफॉर्म को। तो इनको इंडियन रेनिजेंस मैन भी बोला जाता है। इंडिया के अंदर पुनर्जागरण या जो सोशल रिफॉर्म्स का जो इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके अलावा अगर राजा राम मोहन राय की पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो राजा राम मोहन राय एक काफ़ी डाइवर्स पर्सनैलिटी से रिलेट करते थे। काफ़ी लैंग्वेज का इनको नॉलेज था, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो आपको इनकी बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कोई बुक्स के बारे में पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना राजा राम मोहन राय के बारे में। तो फर्स्ट इज़ द इनकरेक्ट फ्रेंड्स, अकबर सेकंड ने इनको बेसिकली जो टाइटल था वो अकबर सेकंड ने दिया था। तो इसके अलावा बात करें 2, 3 इज़ द करेक्ट, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें तो इसके अंदर पूछा गया है कि जो सती का जो अबोलिशमेंट हुआ उस टाइम में गवर्नर जनरल इंडिया के अंदर कौन थे। तो अगर हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द गवर्नर दैट टाइम। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, तो ये तो 1773 जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट था वो इन्हीं के टाइम आया था। इसके अलावा बात करें कॉर्नवालिस, तो ये आफ्टर द लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स कॉर्नवालिस ने टेक ओवर किया था। जॉन शोर अराउंड द 1794 के आसपास थे, 93-94 के आसपास। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। और जो सती का जो अबोलिशमेंट हुआ था वो 1828 के अंदर हुआ था फ्रेंड्स बेसिकली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। सो पहला स्टेटमेंट है कि ओथ जो प्रेसिडेंट की होती है उसको एडमिनिस्टर अगर करने की बात करें तो जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का वो उनको एडमिनिस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जो ओथ होती है प्रेसिडेंट की तो उसको एडमिनिस्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो भी एब्सेंट है तो कोई सीनियर मोस्ट जज को इसको एडमिनिस्ट करेंगे। तो फर्स्ट इज़ द इनकरेक्ट फ्रेंड्स। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है गवर्नमेंट के वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम और ऑप्शंस की बात करें, प्रेसिडेंट कैन नॉट समन और प्रोड्यूस द पार्लियामेंट, बेसिकली प्रेसिडेंट ही समन करता है पार्लियामेंट को। एंड प्रेसिडेंट कैन यूज़ द क्वालिफाइड वीटो। तो इंडिया के अंदर बेसिकली क्वालिफाइड वीटो का जो पावर है वो प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया है। तो फ्रेंड्स बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि इसमें से जो 3 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो असेट हैं। अगर हम फ्रेंड्स हम बात करें डिपॉजिट्स की, तो बैंक के पास जो डिपॉजिट हैं वो तो बैंक के लिए लाइबिलिटी हैं, वो तो असेट होता नहीं है। लोन की बात करें, लोन इज़ द असेट, रिजर्व हैं जो भी असेट हैं। तो 2 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर, तो बी इनका करेक्ट आंसर होगा। तो डिपॉजिट है जो बेसिकली डिपॉजिट तो किसी भी जैसे कोई कस्टमर है तो कस्टमर का जो मनी है वो डिपॉजिट है बैंक के पास में। सो दैट इज़ द लाइबिलिटी टू बैंक, नॉट द असेट। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंजेती श्रीनिवासन कमेटी के बारे में कि ये फॉर्म की गई थी किस लिए। तो जो CSR है, CSR के द्वारा इसको बनाया गया था। फ्रेंड बेसिकली फ्रेंड्स ऐसा हुआ कि कंपनीज जो एक्ट है 2003 का, कंपनीज एक्ट 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट को लाया गया।
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर कंपनी को इतना जो प्रॉफिट है उसके कुछ मार्जिन पे 1% या 2% का कुछ मार्जिन है, जिसको आपको जो देश के अंदर और भी जितने भी से जो एक्टिविटीज़ हैं सोशल से रिलेटेड, उनके अंदर आपको पैसा खर्च कर, जैसे एजुकेशन के पर्पज़ से आप पैसा स्पेंड कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप किसानों के अंदर पैसा स्पेंड कर सकते हो। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक यहाँ पे जो इंडस्ट्री है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना कुछ मनी है, जो प्रॉफिट का कुछ मार्जिन है, उसको सोशल एक्टिविटीज़ में स्पेंड की जाए। आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि बहुत सारी स्कूल्स या बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो CSR के थ्रू कंडक्ट की जाती हैं, जैसे NTPC हो गया या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा ये सब एक्टिविटीज़ की जाती हैं। तो इंजेती श्रीनिवासन कमेटी इज अबाउट द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना % जो प्रॉफिट है ये जो कंपनी को स्पेंड करना होता है ऑन द CSR एक्टिविटी, तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ब्लैक स्वान। तो अगर हम ब्लैक स्वान की अगर बात करें, ब्लैक स्वान का अगर एक्टिविटी ये एक इवेंट होता है, अगर हम बात करें इकोनॉमिक के अंदर इसको माना गया है कि अगर कोई भी अचानक से अनप्रेसिडेंट वे में, अनप्रेडिक्टेबल वे में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उसको ब्लैक स्वान के रूप में माना गया है। स्पेशली जब अभी कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ, जो इकोनॉमी का स्लो डाउन हुआ है कम्प्लीटली वर्ल्ड के अंदर में, तो उसी के टाइम में कोविड-19 के टाइम में इस वर्ड का कंटिन्यू ये न्यूज़ के अंदर था जो ब्लैक स्वान इवेंट है कि अनप्रेसिडेंट इवेंट का जो एक डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमी को स्लो डाउन हुआ। तो रेयर और अनप्रेसिडेंट इवेंट हुआ जो जिसकी वजह से इकोनॉमीज़ को ब्रिंग डाउन करने में जो ये इवेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। सो ब्लैक स्वान इवेंट इज रिलेटेड टू द रेयर एंड अनप्रेसिडेंट इवेंट्स से रिलेटेड इकोनॉमी के लिए है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द फ्रेंड्स वेस्ट नाइल वायरस से रिलेटेड है। अगर हम वेस्ट नाइल वायरस की बात करें तो मॉस्किटो बोर्न है और DNA वायरस है फ्रेंड्स। ये DNA नहीं है, RNA वायरस है। इसके अलावा अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो जो चिड़िया या पक्षी जो होते हैं वो रिजर्वेयर्स होस्ट टू द वायरस होते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ए इज़ इनकरेक्ट बिकॉज द RNA से रिलेटेड है, RNA वायरस है वहाँ पे जो है। तो वेस्ट नाइल वायरस जो रिसेंटली अभी न्यूज़ के अंदर था। सो फ्रेंड्स बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो इसमें पूछा है जो रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेस में जो एक चैट बॉक्स है लैम्डा, उसको डेवलप किया गया है, तो उससे रिलेटेड पूछा है कि किसने डेवलप किया है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें, गूगल इज़ द राइट आंसर। तो ये तो है नहीं, अमेजन, ट्विटर और अगर बात करें फेसबुक का, तो ये इसके राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो 2013 में इस्टेब्लिशमेंट में आया। 2013 में इस्टेब्लिशमेंट में आया था ये। अगर हम बात करें तो इसरो की एक कॉमर्शियल आर्म है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बेसिकली बात करें इनका जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है उनकी अगर हम बात करें, तो जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं PSLV। इसके अलावा अगर हम बात करें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इन सब का जो कंस्ट्रक्शन है या प्रोडक्शन से रिलेटेड बेसिकली इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज अबाउट द, अगर हम बात करें नेक्स्ट बैकहो फेस्टिवल से रिलेटेड है। बैकहो फेस्टिवल क्या है कि एक हार्वेस्ट का फेस्टिवल है। अगर हम बात करें तो आसाम के अंदर बैकहो फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, हार्वेस्ट का फेस्टिवल है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें किसी भी किसान के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल हुआ करता है वो हार्वेस्ट का होता है। अगर आपने देखा होगा नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी बैसाखी का जो सेलिब्रेशन है वो हार्वेस्ट से रिलेटेड ही फेस्टिवल है। सो आसाम इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। आसाम के अंदर बैकहो फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स से रिलेटेड है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को अगर जो डेवलप किया गया है FSSAI के द्वारा डेवलप किया जाता है। इसके अंदर 5 पैरामीटर्स हैं जिनके अंदर फूड सेफ्टी के रिलेटेड पैरामीटर्स के ऊपर स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है। तो अभी रिसेंटली जो इस
7 जून को इसका रिलीज हुआ था। अगर हम बात करें तो तमिलनाडु ने इसके अंदर टॉप किया है। इसके अलावा बात करें इसके अंदर सभी और यूटीज़ की अगर बात करें तो यूटीज़ के अंदर जो टॉप किया था वो जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया था। तो फ्रेंड्स 1 2 3 आर द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स आपको बात पता होगा कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी है जो रिसेंटली सेलिब्रेट किया जाता है 2019 से जो स्टार्ट हुआ है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है वो कौन से तारीख को आता है, तो उसके बारे में आप बताना। तो तीनों इसमें करेक्ट हैं। एफएसएसआई यहाँ पे ये फूड सेफ्टी से रिलेटेड इंडेक्स को डेवलप करता है। माता खीर भवानी टेम्पल के बारे में इसमें पूछा है। तो अगर आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है वहाँ पे आफ्टर द जगह अमरनाथ यात्रा के बाद में अगर कोई दूसरा ऐसा हिंदूज जो रिलीजन है उससे रिलेटेड अगर कोई फेस्टिवल है जिसकी गैदरिंग से रिलेटेड आफ्टर द अमरनाथ सेकेंड नंबर पे जहाँ पे गैदरिंग होता है, तो दिस इज़ माता खीर भवानी का जो टेम्पल है। रागन्या देवी जहाँ पे इस टेम्पल के अंदर सिचुएटेड है, उनका जो आइडल मूर्ति है जो, तो जम्मू कश्मीर इज़ द करेक्ट आंसर। और अमरनाथ के बाद में सेकंड सबसे हाईएस्ट गैदरिंग से रिलेटेड ये एक फेस्टिवल है जिसको अभी रिसेंटली समर के टाइम में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द गल्फ ऑफ बोथनिया। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अगर हमने बाल्टिक सी है उसी के अंदर ये नॉर्दर्न एरिया में ये लोकेटेड है गल्फ ऑफ बोथनिया। तो राइट आंसर इज द स्वीडन एंड द फिनलैंड। अगर हम बाल्टिक सी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, बाल्टिक सी के अंदर अगर हम बात करें तो एट तो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इसके अलावा अगर हम बात करें जर्मनी एंड पोलैंड। इसके अलावा अगर एक फ्रेंड्स अगर अलग से जो कंट्री है वो रसिया है, और ये सब यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं। सो इस तरीके से फ्रेंड्स 9 कंट्रीज़ हैं। तो जो गल्फ ऑफ बोथनिया है वो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द दिस इज अबाउट द वन फेस्टिवल नेम इज द साओ जोआओ फेस्टिवल, जो गोवा में सेंट जॉन के याद में जो सेलिब्रेट किया जाता है हर मानसून सेशन के टाइम में। सो ये एक कैथोलिक कम्युनिटी का जो फेस्टिवल है तो उसी से रिलेटेड था, गोवा के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। तो होपली फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया होगा और इनको नोट डाउन किया होगा। अगर आपकी कोई मिस्टेक्स होंगी तो हम हर मंथ के इसी तरीके से क्विज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।